जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम टेंस जान रहे थे जिसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस, फिर टाइम पास्ट टेंस, उसके बाद में हम एक एक करके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को प्रतिदिन समझते आ रहे हैं। और आज इस क्लास के अंदर मोस्टली हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें बच्चों की अक्सर जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम कुछ कॉन्सेप्ट पर जिक्र करेंगे जिसमें सबसे पहला आज की क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट होगा एज लो और एजिप का। ठीक है ना, तो आप हेडिंग पे आइए। आज हमारा छोटा सा ही क्लास रखेंगे हम, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, तो आप नोट करो एजिप। क्या नोट करोगे? एजिप और एज लो, एजिप और एज लो। ये हमारा इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बनता है कि जब भी सेंटेंस के बीच में एजिप और एज लो का यदि यूज होता है किसी सेंटेंस के बीच में, तो उसके बाद में जो टेंस आता है हमारा, या फिर जो उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा अनरियल होता है। कैसा होता है? अनरियल। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनरियल होता है। अनरियल का मतलब वास्तव में नहीं होता, और अनरियल आपका सेंटेंस को दर्शाने के लिए केवल जो आपका प्रयोग होता है वो होता है पास्ट टेंस का। तो उसके अंदर आप किसका प्रयोग करोगे? पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या जाना कि एज और एज लो, यदि एज और एज लो का प्रयोग किसी सेंटेंस के बीच में होता है तो उसके बाद में जो सेंटेंस है वो अनरियल हो जाता है, और उसके बाद जो टेंस का प्रयोग होगा वो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। ये हमने जाना। अब पेपर में इसके अकॉर्डिंग 2-3 एग्जांपल्स बने, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं लाया हूं, तो आप नोट कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग्स तो हमने देख ली कि जब भी एज और एज लो का प्रयोग होता है तो उसके बाद में जो क्लोज होता है वो हमेशा अनरियल होगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि ही टॉक्स, चलो ब्रेक से लिखते हैं, आप नोट करो पहले कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखोगे? ही टॉक्स टू मी। 3 एग्जांपल्स है, तीनों ही एग्जांपल्स में आपको बोल्ड पे लिखवा देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल लिखो ही, क्या लिखोगे? ही टॉक्स, ठीक है ना, ही टॉक्स टू मी, ही टॉक्स टू मी एज इफ वो मेरे से ऐसे बात कर रहा था, एज इफ मानो कि ही वर माय बॉस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ही वाज या फिर ही वर माय बॉस। ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस पेपर में पूछा गया है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना के लाया कि ही टॉक्स टू मी, वो मेरे से ऐसे बात करता है, एज, और एज को और एज का हिंदी में मतलब होता है मानो की, है ना। तो ये वास्तविक में नहीं होता, मानो की। माना कि मतलब मैं एक सीएम होता, है ना, माना कि मैं एक प्रधानमंत्री होता तो मैं बच्चों को, युवाओं को रोजगार देता। तो ये वास्तविक में नहीं, रियल में नहीं, अनरियल में। ठीक है, अनरियल का मतलब होता है काल्पनिक स्थिति होती है, तो उसके अंदर एज और एज लो का अर्थ होता है वहां पर मानो की। इस एग्जांपल्स में आप यूज करके देख सकते हो कि ही टॉक्स टू मी, वो मेरे से ऐसे बात करता है मानो कि ही वाज या वर माय बॉस, जैसे कि मेरा वो बॉस हो। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर आप हमेशा अनरियल और अनरियल को दर्शाने के लिए कभी भी पूछे तो वाज और वर में से हमेशा ध्यान रखना किसका प्रयोग होगा? वर का। किसका प्रयोग होगा? वर का। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सेंटेंस मेरा समझ में। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका टेंस से विशेषकर लेना देना कुछ नहीं होता है, उनके अंदर टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन वो अलग से अपन को किसी क्लास में देख लेते हैं तो साथ ही वो अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एज इफ और एज लो। यदि इसको बीच क्लास में पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते तो थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता, तो इसीलिए हमने अलग वीडियो लगाई कि आज की क्लास में 2-3 कॉन्सेप्ट को अलग से ही देख लेंगे, जिसमें अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरे 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक आता है इमेजिनरी स्टेटस का और दूसरा आता है इमेजिनरी एक्शंस का। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप अच्छे से इनको समझेंगे और अच्छे से नोट डाउन करोगे विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, ही वॉक ऑन द रोड, वो रोड पर ऐसे चलता है, ROAD, ठीक है ना, वो रोड पर ऐसे चलता है
H2 मानो कि अब H1 और H2 दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है ना। इसका भी मतलब होता है मानो कि, इसका भी मतलब होता है मानो कि, दोनों में से एक का प्रयोग हो सकता है। द रोड, जैसे कि रोड उसके, द रोड, अब आगे आप बोलो द रोड उसकी हो, ठीक है ना। बिलोंग्स या फिर बिलोंग, बीच होते हैं ना, बिलोंग्स या फिर बिलोंग टू यू, जैसे कि रोड उसकी हो, वो रोड पर कैसे चलता है। और इसमें ध्यान रखना H और H2 के बाद वाले क्लोज हमेशा अनरियल और पहले वाले क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या नोट करोगे, जब भी सेंटेंस के मिड में H2 या H का प्रयोग होता है उसके बाद हमेशा आने वाला क्लोज अनरियल होता है, और पहले वाला जो क्लोज होता है जिसके अंदर मतलब H2 और H का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, वो क्लोज हमेशा कैसा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिस क्लोज के अंदर, क्लोज का मतलब उफ वाक्य, पहला क्लोज ये he talks to me, ये क्लोज नंबर 1, और ये वाच्य कंप्लीट वर्ब बाय वॉस, ये क्लोज नंबर 2 है ना। तो क्लोज का मतलब होता है उफ वाक्य, जो उसके पीछे वाला क्लोज है वो हमेशा अनरियल होगा और पहले वाले में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या लिखोगे, H और H के बाद में हमेशा अनरियल, ठीक है, ये हमेशा अनरियलिटी को दर्शाता है, इसीलिए इसके बाद हमेशा अनरियल टेंस को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। मानो कि इमेजिनरी है ना, ऐसे समझो काल्पनिक। एक एग्जांपल और लिखो फिर हमारे अच्छे से खत्म हो जाता है। द टीचर, जो अध्यापक है, बीट्स अस, वो हमें ऐसे पीटता है मानो कि वो कोई राक्षस हो, ठीक है ना। बीट्स अस, वो हमें ऐसे पीटता है, एज इफ या फिर एज, दोनों में से किसी का यूज करो। एज इफ ही वाज या वर, आप बताओ ही वाज या वर, वाज या वर डेली, जैसे कि मान लो क्या हो, डेली हो, डेली का मतलब राक्षस हो, जल्लाद हो। अब इस एग्जांपल्स के अंदर देखोगे, इसके इस एग्जांपल का आप आंसर बताओ। सबसे पहले यू वॉक्स ऑन द रोड, रोड पर कैसे चलता है, यू वॉक ऑन द रोड कैसे चलता है, एज तो द रोड बिलोंग्स, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, उसके बाद वाले क्लोज हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो पास्ट कौन सा है, रिपीट सेकंड को, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल, द टीचर बीट्स अस, टीचर हमें कैसे मारता है, एज इफ मानो कि, और उसके बाद वाला क्लोज में क्या हमेशा वाज का प्रयोग होगा या वर्ब का, वाज का नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वर्ब, क्योंकि वर्ब ही प्रयोग, आप वर्ब का प्रयोग करते हो अनरियल एक्शन को डिनोट करने के लिए, वाज का प्रयोग अनरियल एक्शन को डिनोट करने के लिए नहीं करते, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, तभी तो आई के पीछे वाज का प्रयोग होता है, वर्ब का नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। और आई के पीछे जब भी वर्ब का प्रयोग होगा वहां पर आपको हमेशा वो अनरियलिटी को दर्शाएगा, यानी वो अनरियल क्लोज को दर्शाएगा, ऐसे समझना, काल्पनिक बात को दर्शाएगा, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें हमने ये जाना कि एज और एज ये दो कंजक्शन होते हैं सेंटेंस के बीच में आगे, तो इनके बाद में जो क्लोज आएगा उसके पीछे हमेशा वो क्लोज, उसका टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, यानी उसका टेंस होगा पास्ट रहेगा, और साथ ही उसके पहले आने वाला जो क्लोज है जिसके अंदर जो मतलब कंडीशन दे रही है, ही वॉक्स टू मी, वो ऐसे चलता है, यानी कि वो मेरे से ऐसे बात करता है, मानो कि वो मेरा बॉस हो, ठीक है ना, जैसे कि वो उसकी हो, मानो कि वो क्या हो, जल्लाद हो। तो है नहीं, आपको मान रहा है, आपको इमेजिन करना है, तो इमेजिन करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस का, हमेशा पास्ट टेंस का। तो इसमें ये आंसर सही होगा, इसमें वर्ब करेक्ट होगा, इसमें भी वर्ब करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही वाज और वर्ब दोनों में से पूछे, दोनों पास्ट है, लेकिन इमेजिनरी यानी अनरियल को कौन शो करेगा, अनरियल को शो करेगा हमेशा वर्ब, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको नोट करो। ये कॉन्सेप्ट नंबर अपने 1 सीखा, और 2 कॉन्सेप्ट और सीखते आज की क्लास में, और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है इमेजिनरी स्टेटस, ठीक है ना, ये आप नोट करो, फिर मैं इसको हटाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिखोगे इमेजिनरी स्टेटस। ये जो इमेजिनरी स्टेटस है ना, ये भी अनरियल को शो करता है, अनरियल का मतलब होता है जो काल्पनिक घटना उसको शो करता है, तो उसके अंदर भी हमेशा आप किसका प्रयोग करोगे, पास्ट टेंस का, किसका प्रयोग करोगे, पास्ट टेंस का। ये आपको आई को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट पर हम क्या बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इमेजिनरी स्टेटस, इसके बारे में बात करेंगे। इमेजिनरी स्टेटस आप हेडिंग डालिए EIMAGINAR, इमेजिनरी स्टेटस, STATUS। ये इमेजिनरी स्टेटस होता है, ये एक्शन नहीं, एक्शन अलग है, इमेजिनरी
स्टेटस है तो ये भी हमेशा कैसा होता है, तो क्वेश्चन लिख दीजिए ये भी हमेशा अनरियल होता है। कैसा होता है? अनरियल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके अंदर एक आपको फॉर्मूला आप ध्यान रखो, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, रटाने का काम नहीं करेंगे, बाद में इसको समझाएंगे। ये स्टार्ट होता है आपका इफ से, इफ के बाद इसका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है वर्ब, देखते जाओ क्या है इसमें, उसके बाद में आपका आएगा इमेजिनरी स्टेटस, IMAGINAR इमेजिनरी स्टेटस, उसके बाद में क्या है STATUS, ठीक है स्टेटस। और ये आपका क्लोज वन के अंदर होगा, ये किस होगा, ये होगा हमारा क्लोज वन, C1 का मतलब होता है क्लोज वन के अंदर। और दूसरे क्लोज के अंदर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे वर्ब की सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट टू, उसके बाद में हमारा वुड होगा, और वुड के बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर हमारा होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आया है, आप नोट करो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से कवर करा दूं। एग्जाम्पल्स देखो इसमें, इफ आई वर, यदि मैं ऐसा होता, इफ आई वर द CM ऑफ दिल्ली, यदि मैं दिल्ली का CM होता, इफ आई वर द CM ऑफ दिल्ली, यदि मैं दिल्ली का CM होता तो मैं क्या करता, कॉमा आई वुड गिव या फिर गिवन, इन दोनों में से आपको एक बताना, गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बच्चों को भविष्य के लिए मैं कुछ न कुछ करता, ठीक है ना, TUNITIES अपॉर्चुनिटीज। ये एग्जाम्पल्स पेपर में आया, मैं इसको देता हूं, अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, किसके लिए, यूथ के लिए, समझ गया? ठीक, इतना बड़ा एग्जाम्पल थोड़ा याद करने में मुश्किल होती है, इसलिए गलती नहीं हो जाए तो थोड़ा सा देखना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और नोट कर लो, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, तो क्या करता, आई वुड बीट देम, उन्हें पीटता, उन्हें क्या करता, पीटता, ठीक है ना। यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं उन्हें पीटता। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड का ब्लू का मतलब होता मर्सीलेस, यानी एकदम बेरहमी से, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू, एकदम नीला काला करके किसी को बहुत अच्छे से पीटना। ये समझ में आया? इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनरी स्टेटस नाम का, क्या समझ में आया, उसको भी हम अनरियल के लिए शो करते हैं, अनरियल दर्शाने के लिए इमेजिनरी स्टेटस का यूज करते हैं। ये भी वैसे ही जैसे एजिक और एजिक होता है ऐसा। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले एक का प्रयोग होता है, फिर आता है सब्जेक्ट वन, ये कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन, उसके बाद हमेशा वन का प्रयोग का वाचक नहीं करना, फिर कोई इमेजिनरी स्टेटस है जो आप बात करें वो वहां पर आएगा, कि जैसे मैं CM होता दिल्ली का, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी स्टेटस। दूसरे क्लोज के अंदर कॉमा लगा हुआ, दूसरा एक और क्लोज है, ये क्लोज, ये दूसरा एक और क्लोज, ऐसे समझ लो, ये सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, बस। उसके बाद उसका सब्जेक्ट दूसरा रहेगा, उसके सब्जेक्ट दूसरे में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद में मैं एक आपको और कॉन्सेप्ट नोट कराऊंगा जिसका नाम होगा इमेजिनरी एक्शन, ठीक है ना, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों की थोड़ी स्ट्रक्चर मिली जुली है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क ये है कि इफ के बाद ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, फिर इसमें आता है इमेजिनरी स्टेटस, और सेकंड क्लोज के अंदर सब्जेक्ट टू, उसके बाद फिर आता वुड, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड मॉडल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आता ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, ये पहचान किसकी होगी, इमेजिनरी स्टेटस की, और जो हमेशा किसको दर्शाता है, अनरियल एक्शन को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई काल्पनिक घटना को दर्शाता है, जैसे एग्जांपल इफ आई वर, तो हमने पहले क्लोज में क्या जाना, सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, फिर हमारा इमेजिनरी स्टेटस, और दूसरे क्लोज के अंदर सब्जेक्ट टू, उसके बाद में हमारा वुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में बात आ जाए। तो इफ ये एग्जांपल, इफ आई वर द CM ऑफ दिल्ली, मान लो यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज नहीं होता, वर्ब नहीं बाज होता, तो आप बाज को गलत करते, आप किसको करते, वर्ब को, यानी इमेजिनरी काल्पनिक बात दर्शा रहे हो कि इफ आई वर द CM ऑफ दिल्ली, ये स्टेटस, ठीक है ना। यदि मैं CM दिल्ली का CM होता तो आई वुड गिव या फिर गिवन, हमने जाना कि सेकंड क्लोज के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ वुड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत होगी, ये सही होगी। गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, इसको यू होगी। दूसरा एग्जांपल, इफ आई वर यू,
यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है ना, तो आई वुड बीट, यहाँ पे बीट देम लेग एंड यू, तो मैं उन्हें बुरी तरह पीटता। तो दूसरा सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, वुड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्लियर, और उसके बाद में पहले वाले क्लोज के अंदर इफ के बाद में इफ वाला जो कंडीशन होगा और जिसके अंदर इमेजिनरी स्टेटस होगा उसके अंदर इफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इफ वाले क्लोज के अंदर किसका प्रयोग होगा, आपका पास्ट का, और इसके अंदर पास्ट का प्रयोग है, बिल्कुल वर्ब का प्रयोग है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इमेजिनरी हमारा एक्शन। वो कुछ ढंग का कॉन्सेप्ट है, उसके पेपर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बने हो और आगे भी भविष्य में भी बनेंगे। इसके बाद में जब हम पीवाई क्वेश्चंस कराएंगे, जब हमारा टेंस आवर खत्म हो जाएगा, तो एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर मोस्टली हम 50+ क्वेश्चन रखेंगे, 50-50+ क्वेश्चंस, और जिसमें जानेंगे प्रत्येक कॉन्सेप्ट से कम 2, 4, 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, और कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा पेपर में क्वेश्चंस बने उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आप धैर्य रखिए, ध्यानपूर्वक अच्छे से मेरी बात सुने, और बड़े भाई होने के नाते मैं आपको अच्छे से हमेशा अच्छी ही बात बताऊंगा, और साथ ही साधारण भाषा में आपको टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इमेजिनरी स्टेटस का मतलब होता है काल्पनिक कोई स्टेटस, और उसका मतलब वो अनरियल होता है, और उसमें दो क्लोज बनते हैं, जिसमें पहला क्लोज होता है जिसमें इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्लोज के अंदर इमेजिनरी स्टेटस आता है, और दूसरे क्लोज के अंदर सब्जेक्ट टू, जिसके बाद वुड, और फिर वुड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये दो क्लोज इसमें बनते हैं, ये ध्यान रखो, इसको नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, इमेजिनरी एक्शन की ओर। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कीजिए। तो जल्दी से बिना टाइम हुआ है हम फटाफट इसको नोट कर लें, क्योंकि थ्योरी पार्ट में हम समय कम ही गवाते हैं, और जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसको हम अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ अच्छे से इसको समझेंगे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट का नाम लिखोगे इमेजिनरी स्टेटस, नहीं लिखोगे इमेजिनरी एक्शंस, क्योंकि स्टेटस को तो हमने अच्छे से समझ लिया। टाइम बहुत ही कीमती है, और विद्यार्थी जीवन के अंदर समय का सदुपयोग करना ही सबसे बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा की पंक्चुअल समय का हमेशा पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका समय बिना गवाए मैं जल्दी से इसका आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि इमेजिनरी एक्शन क्या होता है। स्टेटस को तो हम समझ रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और इफ उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद में हमारी इमेजिनरी स्टेटस, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह जो उसमें जाता है। सेकंड क्लोज के अंदर हमारा सब्जेक्ट टू, फिर हमारा वुड, फिर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ में सेकंड क्लोज भी खत्म होता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इमेजिनरी एक्शन क्या नोट करोगे, इमेजिनरी एक्शन। इस इमेजिनरी एक्शंस के अंदर एक फार्मूला आपको ध्यान रखना, फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उस फार्मूले को आप ऐसे बोलोगे इफ, ये दोनों में ये फर्क है, इफ के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप बिल्कुल सही, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसमें होगा, तो ये होगा क्लोज वर्ब में, ये ब्लैक से अंडरलाइन करके समझा दूंगा। और दूसरे में हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और इसके अंदर एक्शन में क्या होगा, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड, फिर हमारा है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है आज की क्लास के तीन कॉन्सेप्ट मोस्टली, जिसके अंदर से पेपर में क्वेश्चंस बने। ये इसमें क्वेश्चंस आपका 12th तक तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। हमने क्या चाहा, हमने कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं इमेजिनरी एक्शंस को, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये कोई काल्पनिक नहीं होगा, है ना, इमेजिनरी एक्शंस इसका नाम है, लेकिन ये अनरियल है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर भी इफ का प्रयोग होता है। उन दोनों में से थोड़ा सा इसमें फर्क है कि इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इस सेंटेंस को आप ये आएगा आपका क्लोज वर्ब में, और सेकंड क्लोज के अंदर क्या आएगा, सेकंड क्लोज के अंदर हमारा आएगा सब्जेक्ट वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं ये क्लोज पहले आएगा ये बाद में, जिसके अंदर जो कंडीशन होगी उसके अंदर कंडीशन का प्रयोग होगा, जिसमें कंडीशन इमेजिनरी होगी ना, कोई कंडीशन हो गया, जिसमें कंडीशन नहीं होगा उसमें क्या होगा, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम फ्यूचर टेंस जानेंगे, तो फ्यूचर टेंस के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, तो उसको भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है।
है ना। कंडीशन को हम कौन से टेंस में रखेंगे और रिजल्ट को हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे। यहाँ पर भी एक एक्शन आता है उसको भी हम समझेंगे। तो आपने यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप इन्वर्जन करके ऐसे भी लिख सकते हो। इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इफ को हटा देना होगा आपको और हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इन्वर्जन करने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और देन उसके बाद में सेकंड क्लॉज में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को कई पेपर के अंदर ये भी लिखने को हमें मिला। ऐसा भी क्वेश्चंस बना ये पढ़ा देता है, एग्जाम में क्या कर देता है, हेड को यूज कर देता है। और बच्चे सोचते हैं सब डरते हैं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी का इन्वर्जन केस है। क्या लिखोगे, INVERSION इन्वर्जन, है ना। आप इसको इन्वर्जन करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हेड पहले ले आओ, इफ हटा देना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट टू और ये सब्जेक्ट वन। यानी इससे दो क्लोज हो गए, इसमें एक क्लोज हेड वाले क्लोज के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव वाले क्लोज के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, ये हमारा क्लोज नंबर 2 इन दूसरा वाक्य हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स हम 2-3 एग्जांपल्स देखते थे, फिर हमारी क्लास आज हम खत्म करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से बिना समय हुए, और उनके एग्जांपल्स में 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने लाया हूं। इसमें हमारा पहला एग्जांपल्स है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला एग्जांपल्स हमारा क्या है कि है ना, इन्वर्जन करने के लिए हेड वगैरह से ये निकालना, ठीक है। पहला एग्जांपल है कि क्या लिख रखा है इसने कि इफ आई हैव, इसके अंदर क्या गलती है, कहां से है वो आपको बताना, ठीक है ना। इफ आई हैव गॉन टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता, गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना। इफ का मतलब होता है यदि, तो आई वुड हैव, ठीक है ना, गॉट, आई वुड हैव गॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त कर लेता, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्शन है ना, लेकिन उसके अंदर स्टेटस नहीं, इसके अंदर एक्शन घटना हो रही है, ठीक है ना, उसके अंदर घटना नहीं हो रही है, लेकिन ये क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट, TREATMENT, ठीक है। आपको सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी चीजों पर ध्यान थोड़ा कम देना है, लेकिन एनालिसिस का एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से कवर अप कर लोगे। मुझे पूरी आशा है आप इसको कवर कर लोगे एग्जांपल के थ्रू, ट्रीटमेंट ये एग्जांपल। अब इसको सही लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं कि इफ सी हैड कम लेट, यदि तुम लेट होते, ठीक है ना, यदि तुम लेट होते थे तो सी वुड, ठीक है ना, इफ सी, यदि वो लेट होती थी तो सी वुड, सी वुड नॉट हैव, तो उसको इंटीग्रेट करवा, नॉट हैव गॉट द परमिशन टू इंटर, PERMISSION परमिशन टू इंटर, ठीक है। इसकी परमिशन इंटर पर इसको परमिशन नहीं मिलती, तो ये नॉट वाला भी मैंने यूज कर लिया, ठीक है। एक सेंटेंस लास्ट और बचा है, आप लिखिए इफ यू वुड हैव, इफ यू, इसको आप पहले नोट करो, आपको नोट करो, फिर हम इसको कवर करेंगे। लेकिन क्या इसके अंदर करेक्शन करना, हैव वर्कड हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम क्या करोगे, सीधी सी बात, सक्सेस को अचीव कर लोगे। तो यू वुड हैव गॉट सिलेक्टेड, तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे, SELECTED सिलेक्ट। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। उसके बाद एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, 2 एग्जांपल्स दूंगा आज की क्लास का घर के लिए। अब इसके अंदर आप समझो कि हमें ध्यान रखने बात ये है, ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि हमने क्या जाना कि जो हमारा इमेजिनरी स्टेटस होता है उसमें सबसे पहले क्लोज के अंदर क्या ध्यान रखना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाले क्लोज के अंदर, ठीक है ना, उसमें ध्यान रखना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वहां पर इधर हेड आता, वहां पर हैव आएगा, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है। इफ वाले क्लोज के अंदर क्या था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं, तो ये सेंटेंस का इसकी जगह क्या लिखोगे, हेड वर्ब, थर्ड फॉर्म तो मेरे से आ चुकी, हेड वर्ब, ये ब्रैकेट्स पहले से हो गया। और दूसरे वाले क्लोज में हेड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होची, वुड है, हैव है थर्ड फॉर्म, सेंटेंस करेक्ट लो। अगला
इफ शी हैड कंप्लीट, ठीक है। पहले वाले क्लोज में क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, had she come late or she would not have got the permission to enter। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वर्जन लिख सकते हो उसके अंदर, जिसमें हेल्दी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना चाहते, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही। दूसरे वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट इसके साथ में आ जाएगा, तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो। अगला सेंटेंस इफ यू वुड हैव, हां देखो, और वुड के साथ में क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पहले वाले क्लोज है तो वुड का कोई सेंस नहीं बनता, पहले वाले क्लोज में केवल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये वुड हैव यहां से कट कर इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे बढ़ी तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, और कॉमा ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए वुड यू वुड हैव गॉट सेलेक्टेड, दूसरा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। तो आई होप आपको एच और एच दो वाला, उसके बाद इमेजिनरी स्टेटस और उसके बाद इमेजिनरी आपका एक्शंस, तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन एग्जांपल्स के साथ, अच्छे से समझिए कि कौन से इफ के साथ में कौन सा केस आएगा, इन्वर्जन में हेड पहले आ जाएगा, दूसरे क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंजक्शन वाले इफ ये कंजक्शन तो इसके साथ वाले में क्या आ जाएगा आपका, इसमें साथ में आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाले क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इमेजिनरी स्टेटस के अंदर सबसे पहले हमारा एक, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इमेजिनरी स्टेटस, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट टू, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और एच और एच दो बार सेंटेंस में अनरियल होते हैं, उसके बाद हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग करोगे, या वर्ब सेकंड फॉर्म में, या फिर प्रयोग करोगे वर्ब का, ये ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं, इसको आप नोट करो, ठीक है ना, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब मैं तीन एग्जांपल्स लाया हूं। सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था, मतलब जो कल हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों चीजों के अंदर हमने दो रूल समझे थे और सबका डिफरेंस समझा था, तो उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा टेस्ट है। हम तीन एग्जांपल्स देखता हूं, जिसमें से दो मैं करवा देता हूं, एक आपको होमवर्क करके देता हूं, ठीक है। उन तीनों एग्जांपल्स को आपको करेक्ट करना होगा। क्लियर, लिखो, ब्लैक से आपको अच्छा दिखेगा तो हम ब्लैक से लिखने की कोशिश करेंगे। लिखो पहला एग्जांपल्स, अब हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो, पहला एग्जांपल क्या लिखोगे, ये एग्जांपल्स पेपर में है, जिसमें व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न, RETURNED, जब उसके हस्बैंड घर लौटे, सी ब्लैंक्स, ठीक है ना, टीवी फॉर 2 hours, तो वो 2 घंटे से टीवी देख रही थी। क्लियर, ठीक। दूसरा है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस देता हूं आपको, तो ऑप्शंस दूंगा आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको तकलीफ नहीं होगी फिर। तो दूसरा ऑप्शन आप लिखिए, तो उसके अंदर क्या लिखोगे आप, ऑप्शन लिखिए आप 4, पहला ऑप्शन लिखो इसके अंदर वाज वॉचिंग, याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट समझा। इसके अंदर दूसरा आप लिखोगे, दूसरा वाज वॉचिंग हो गया, एग्जाम्स में ये ऑप्शन है इज वॉचिंग, ठीक है। और तीसरा आप लिखोगे हैड बीन वॉचिंग, या चलो ठीक है वही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखोगे, हैड बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग। और चौथा एग्जांपल था इसके अंदर हैज बीन वॉचिंग, हैज बीन वॉचिंग। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, इतना मैं आपसे आशा रखता हूं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, और उसमें हम कैसे लिखेंगे कि रमेश ब्लैंक्स इन दिस कंपनी, ठीक है ना, क्या लिखोगे, रमेश ब्लैंक्स in this company
कंपनी फॉर 10 इयर्स, ठीक है ना, उस कंपनी के अंदर 10 सालों से फॉर 10 इयर्स, ठीक है ना, फॉर 10 इयर्स कॉमा दूसरा क्लोज क्या है इसके अंदर कि when he took retirement retirement यानी उसने रिटायर लिया, ठीक है, याद है आपको। दूसरा रिटायरमेंट से उसने रिटायरमेंट लिया, क्लियर। अब ध्यान रखो अगला एग्जांपल है कि इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इसके ऑप्शंस क्या क्या है, तो वो ऑप्शंस नोट करो। ऑप्शंस की हेल्प से आपको कैसे ऑप्शंस को काटना आना चाहिए, ठीक है, कम से कम 4 में से 2 ऑप्शन तो आप अच्छे से यूटिलाइज यानी अच्छे से उसको आप करेक्ट कर सकते हो, दोनों को तो आप कम से कम, है ना, जान सकते हो कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। फिर 2 ऑप्शंस आपके सामने, दोनों में से आप एक सोच लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 4 में से एक ही आप सोच लो, सीधी सी बात। एज मीन वर्किंग अगला इसमें है ऑप्शन इसमें दिया हम लोगों ने, दूसरे को वाज वर्किंग, और मेरे हिसाब से तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेप्ट में एग्जांपल लिख के आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे वाज वर्किंग, अगला है हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा इज वर्किंग, क्या है इज वर्किंग, और नंबर 4 पर हमारा इसमें है वो है हमारा हैव बीन वर्किंग, क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट सदा सदा के लिए माइंड में फिट, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल को आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, कि इसके तुरंत बाद में क्लियर यहाँ पे हमको लिखता हूँ, पहले से हम अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों में है क्या। देखो एक बात मेरे अच्छे से आप समझो कि हमने जो क्लास हुई थी हमारी कल की, उस क्लास के अंदर हमने जिक्र किया था पिछली क्लास के अंदर कि भूतकाल के अंदर कोई काम घटित हुआ है ना, या भूतकाल के आप उस रूल को याद कीजिए, एक आप उस रूल को याद कीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले को, जिसके अंदर समय बिना समय अंतराल 2 घटना हो रही, मान लो एक के बाद एक घटना हो रही है। ऐसे समझो कि पास्ट के अंदर कोई काम चल रहा था, उसके बीच में कोई घटना घटित होगी, तो पास्ट के अंदर जो काम चल रहा था, सिंपल कोई काम हो रहा था, ठीक है ना, तो उसका टेंस रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो बीच में कार्य घटित हुआ उसका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। ये हमने समझा। एक और रूल मैंने बताया था आपको पॉइंट नोट करके कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जिसके अंदर हमने ये जिक्र किया था कि जो हमारा भूतकाल के अंदर कुछ समय के साथ कोई काम हो रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल काम चल रहा था, उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन जब उसके अंदर टाइम मेंशन करते जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये सेंटेंस कब का हो गया, पास्ट के समय के साथ कोई काम हो रहा और उसके बीच में कोई घटना घटित होती है, तो जो घटना बीच में घटित हुई उसका दोनों टेंसों में टेंस सेम रहेगा, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वो पास्ट इंडेफिनिट रहती थी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगी। लेकिन जो घटना समय के साथ हो रही थी उसका टेंस हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर 1-2 एग्जांपल्स देके भी अच्छे से समझाया था। यहाँ पर आप जानो उसने क्या कहा है कि व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न, जब उसके पति घर लौटे, ठीक है ना, लौटे तो सी ब्लैंक्स टीवी फॉर 2 आवर्स। मेरी बात सुनो, ये टेंस यहाँ पर टाइम दे रखा, फॉर के साथ समय दे रखा, तो सिंस और फॉर के साथ जब समय आता है तो कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले से पास्ट दे रखना दे दिया तो हम कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और ये वही रूल है कि जब भूतकाल के, अब इसमें देखो कौन सा एक्शन करेगा, सी उसके वो 2 घंटे से टीवी देख रही थी, इसका मतलब उसके टीवी देखने का काम जारी था, लेकिन बीच में एक्शन कौन सा हुआ, उसके हस्बैंड का लौटना, तो उसका जो काम जारी था वो आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और बीच वाला आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो एग्जांपल में कितना अच्छे से पहले से पास्ट इंडेफिनिट दे रखा, क्योंकि ये घटना बीच में घटित हुई और काम जारी कौन सा था, तो जारी था टीवी देखना। तो क्या वाज वॉचिंग हो जाएगा, वाज वॉचिंग तब होता जब ये टाइम नहीं देता, और टाइम दे दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ नहीं मूव करके हम किसकी तरफ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। और पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैव बीन प्लस वॉचिंग, ये ध्यान रखना। इस वॉचिंग ये तो आपने पहले से कर दिया, हैज बीन वॉचिंग प्रेजेंट की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में ये क्यों नहीं आया, ये तब आता जब व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न सी वॉचिंग, इतना ही आता
तब ये आ जाता है। लेकिन उसने कह दिया कि फॉर 2 आवर्स को 2 घंटे से दे रखी, टाइम भी मेंशन किया, तो याद रखो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर कल ही रूल करवाया था, भूलो मत इतना जल्दी। उसके अंदर हमने क्या जाना कि समय के साथ भूतकाल में कोई काम हो रहा तो हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ तक आपको समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल, रमेश ब्लैंक्स इन दिस कंपनी, रमेश इस कंपनी में तब से काम कर रहा है, फॉर 10 ईयर से काम करता है जब से उसने रिटायरमेंट लिया। देखो ये रिटायरमेंट लेना ये बात की घटना है, लेकिन ये कह रहा है कि काम जारी काम कौन सा है, रिटायरमेंट की घटना बीच में हुई, लेकिन जारी काम कौन सा हो रहा है, तो जारी रखने का काम, उसके कंपनी में काम करने का काम अभी भी जारी है। तो जारी काम कौन सा है, कंपनी में काम करने का, तो हैज बीन वर्किंग होगा नहीं। जब उसने रिटायरमेंट पास में किया तो पास्ट के अंदर आप परफेक्ट प्रेजेंट का यूज कैसे करोगे, मुझे बताओ, गलत होगा। इज वर्किंग हो ही नहीं सकता। अब आज वर्किंग कंटीन्यूअस हो जाता, लेकिन उसने दिया था समय मेंशन कर रखा। देखो इतना इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक ही रूल पर पेपर में क्वेश्चंस बने, एक क्वेश्चंस और बताता हूं मैं आपको, और कुछ हमने वहां पर चोरी में कवर किए थे। तो फॉर 10 इयर्स ये पास्ट का समय है, और जब भूतकाल में समय के साथ कोई घटना जारी होती है तो आप सभी को पता है, बेसिक्स में भी जाना, रूल में भी जाना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि आवाज वर्किंग नहीं, समय नहीं देता तो ये आ जाता वर्किंग, ठीक है ना। अब क्या आएगा, कैन बी। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें एग्जांपल्स में आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर मैंडेटरी आपके लिए आने वाले की हमें एक ऊर्जा मिलती है, आप अच्छे अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हो, इसलिए उसका एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, जिसका मैं आंसर क्वेश्चंस लिखता हूँ और उसके ऑप्शंस भी बता दो। आपको ऑप्शंस लिखना है, कौन सा ऑप्शन सही होता है, उसके साथ आंसर को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। आप लिखो एग्जांपल, द पीपल फॉर हिम, या मैं ये मिटा देता हूं, ऊपर ही नोट कर देता हूं, ठीक है। लिखो क्या करोगे, एग्जांपल्स हम क्या नोट करेंगे, लिखो द पीपल का मतलब लोग सारे, ठीक है। द पीपल खालिस्तान फॉर, या पीपल बोलते फॉर हिम उसके लिए, फॉर एन आवर, है ना, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया, या कॉमा होगा या फिर व्हेन होगा, तो व्हेन आ गया, व्हेन द पीएम कैबिनेट, जब से प्रधानमंत्री आए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री के आने की घटना बीच में घटी हुई, इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा, बेचारे ने पास्ट इंडेफिनिट दिया, एग्जाम में करना सही तो दिया। एग्जांपल्स आप इसके ऑप्शंस लीजिए, कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करके मुझे बताओगे। तो एग्जांपल्स में ऑप्शंस में आपको रेड से नोट करवाता हूं, लिखो पहला हैज बीन वेटिंग, लिखोगे पहला हैज बीन, ए लिखो, इसका नंबर ए लिखो, हैज बीन वेटिंग, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना, पूरी की पूरी ग्रामर में ऐसे चैनल के ऊपर करवाऊंगा, और सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी आपको भटकने की या कहीं भी आपको अलग से पढ़ने की कोई बुक्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अच्छे से आप बुक से क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन थ्योरी मेरे साथ करते चलिए, भरोसा करिए मेरा, मैं आपको सही गाइडेंस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपका समय यूज कर रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही गाइडेंस दे दूं, ठीक है ना। नीचे वेटिंग, बाकी इन कॉन्सेप्ट को एक बार आप बुक से भी देख के ट्राई कर लीजिए कि कितना थोड़ा आपको बर्डन लगता है समझने में, ठीक है ना। यहाँ आप अच्छे से सिंपल भाषा में आप अच्छे से समझ पाओगे। हैड बीन वेटिंग, पेपर में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, इसलिए मैंने इनको सोच किया, बाकी टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि ग्रामर है तो लैंग्वेज का दायरा बहुत बड़ा ही होता है, ठीक है ना। अच्छे से अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमें बताना कौन सा एग्जांपल सही होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्या लिखेगा, द पीपल ब्लैक्स फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री हिम उसके लिए आया, फॉर एन आवर, 1 घंटे से, व्हेन द पीएम, ध्यान रखना कंटीन्यूअस यूज भले करना, लेकिन टाइम मेंशन है, कौन सा कंटीन्यूअस आएगा ये ध्यान रखना। हैज बीन वेटिंग, वाज वेटिंग, और इज वेटिंग, या फिर हैड बीन वेटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, हमने पास्ट और प्रेजेंट दोनों बहुत अच्छे से एडवांस लेवल के भी समझ लिए। अब हम बढ़ेंगे कल फ्यूचर की ओर, जिसमें फ्यूचर के कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, और फ्यूचर से 1-2 कॉन्सेप्ट और होते हैं जो आपके कंडीशनल सेंटेंस वाले, तो वो भी हम समझेंगे, जिसमें कंडीशन कौन से टेंस में प्रयोग होती है, रिजल्ट कौन से टेंस में से होता है, तो उनको भी हम जानेंगे एक एक करके।
तो आई होप मेरी आप सबसे विनती है कि आप इनको अच्छे से नोट कीजिए और समय समय पर इनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप रिवाइज यदि करोगे तो एक समय के बाद में चीजें आपको धूमिल होने लग जाती है, वो एकदम थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, फिर आपको अच्छे से उसमें डाउट होता है। तो आप समय समय पर रिवीजन करोगे जब भी आपको समय मिलता है, कुछ नहीं बस कॉन्सेप्ट को एक बार 2-3 एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझ ले। तो आई होप आप अच्छे से यहाँ तक आपने समझा होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं कल, टिल देन।